देखो बच्चों, हमने जो है पिछली क्लास में प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना भी मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर वे में, और फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमने समझी। अब हम क्या करेंगे, एक दो चीजें और कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे इसमें एक और सेक्शन है जिसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आप इंसिडेंट को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे वो देखते हैं कि इंसिडेंट रे कैसे रोटेट करेगी, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी। तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे लिख लीजिए। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लेट सपोज ये आपका बच्चों प्लेन मिरर है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ऐसे आके गिर रही है, जहाँ पे गिरेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये बेटा क्या है, नॉर्मल है। दिस इज योर इंसिडेंट रे। और ये एंगल जो है बेटा, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आप बोल सकते हो कि ये भी आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हम जानते हैं। अब हमने क्या करेंगे कि इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे। देखो, मैं बोल रहा हूँ आप इंसिडेंट रे को रोटेट कर लो। कितना रोटेट कर लो, तो आप एंगल थीटा रोटेट करो। अगर आप थीटा एंगल रोटेट करोगे तो इंसिडेंट रे अब ऐसे गिरेगी। अब जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और आपने रोटेट किया है इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज, कितना, थीटा। तो ये बचा हुआ एंगल जो है वही नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई माइनस थीटा। सोचो, ये टोटल एंगल आई, और इसमें से आपने किसको घटा दिया, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज थीटा। तो ये आई माइनस थीटा बचा ना, जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब सोचो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटा। आपको पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, आई माइनस थीटा। मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी ये। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, आर आर डैश। ये भी एंगल आई माइनस थीटा होगा। मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल मूव की है, थीटा। जितना इंसिडेंट रे मूव करती है उतना ही कौन रोटेट करता है, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन एक अंतर है, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे कैसे रोटेट की है, क्लॉकवाइज सेंस में। भाई यहाँ से यहाँ गई ना क्लॉकवाइज सेंस में, जबकि रिफ्लेक्टेड रे कैसा सेंस में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखो बेटा, यानी हम बोल सकते हैं कि इफ, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं ये चीज कि इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, if incident ray is rotated by by an angle, by an angle theta, by an angle theta, then reflected ray, then reflected ray will also, reflected ray will also, will also rotated, rotated, rotated by angle theta, by angle theta, but in the opposite sense, but in the opposite sense, but in the opposite sense। तो जितना इंसिडेंट रे रोटेट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा, बस अंतर ये है कि सेंस अपोजिट होगा। अगर आप इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बाय द सेम एंगल, अपोजिट सेंस में घूमेगा। अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता भाई कि ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब मान लो आपने इसको कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज।
तो इंसिडेंट रे को आपने घुमाया थीटा, तो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई प्लस थीटा, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा घूमेगी। लेकिन इंसिडेंट रे घूम रही थी कैसा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी क्लॉकवाइज, अपोजिट सेंस में घूमता है। अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज है तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज, अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्लॉकवाइज होगा। बस ये अंतर होता है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों उसकी अच्छे से क्लैरिटी होगी, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें बोला गया इफ एंगल ऑफ रोटेशन इज, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज, जब इंसिडेंट रे 70 डिग्री पे था, आपने 30 डिग्री क्लॉकवाइज इंसिडेंट रे को घुमाया, तो आपसे बोला गया कि नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर आप 30 डिग्री, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देता हूँ, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आप उस पर चलो फिर। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका बच्चों नॉर्मल है, ये 70 डिग्री था, आपने कितना घुमा दिया इसको, 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब नया इंसिडेंट रे ये, दिस इज द न्यू इंसिडेंट रे आई आर डैश। अब आप ध्यान से देखो तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बेटा, 40 डिग्री, आपने 30 डिग्री घुमाया, टोटल 70 था, तो बचा कितना 40। तो आपको ये भी पता है कि रिफ्लेक्टेड रे भी कितना घूमेगा भाई, 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे का नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटा, 40 डिग्री। लेकिन अंतर ये है कि अगर ये क्लॉकवाइज घुमा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू बिकम्स 40 डिग्री, तो वो 70 डिग्री से 40 डिग्री हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल पूछे जाए तो आप उनका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एक और सेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है रोटेशन ऑफ मिरर। कभी कभी आपको रोटेशन ऑफ मिरर से क्वेश्चन आया, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। अब मिरर रोटेट कर जाए तो क्या होगा, मिरर रोटेट कर जाए तो क्या होगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों रोटेशन ऑफ मिरर में क्या होगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। तो लेट सपोज ये आपका मिरर है इस तरीके से, अब यहाँ पे मान लो एक रे इंसिडेंट हो रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे को नहीं घुमाना है, मिरर को घुमाना है, ध्यान रखें, अब मिरर घूमेगा, इंसिडेंट रे नहीं घूमेगा। और ये इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो बेटा ये नॉर्मल है, देखो ये मैं बना रहा हूँ, ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो ये नॉर्मल हो गया आपका, तो ये आपका कौन सा एंगल हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। समझे इस बात को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, अभी मिरर घुमा नहीं, अब घुमाएंगे मिरर को, लेकिन जब मिरर इस पोजीशन पे था, अच्छे से समझना बेटा, ध्यान से समझना, अगर आपका माइंड थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो ये डायग्राम गंदा होता जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे देखते जाओ, समझते जाओ, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो डायग्राम बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी इसमें, तो फिर समझ में नहीं आती, इसलिए बनते समय समझो, बनने के बाद समझ में नहीं आएगा। तो देखो अभी मिरर की पोजीशन ये है, इंसिडेंट रे ये गिर रही है, नॉर्मल ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक भाई, अच्छा ये समझ में आ गया। तो इस पोजीशन पे जब मिरर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, समझे इस बात। और ये एंगल भी कितना होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, डेट इज आई। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर। अब देखो बच्चों हम मिरर को घुमा रहे हैं, अब हम मिरर को रोटेट करेंगे, मिरर को रोटेट करेंगे, तो अब मिरर को रोटेट करो एंगल थीटा। मान लो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एक्सिस मानकर इस मिरर को रोटेट करो। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैंने मिरर को रोटेट कर दिया बच्चों।
कैसे रोटेट किया, देखो क्लॉकवाइज कितना एंगल रोटेट किया, थीटा थीटा थीटा। देखो भाई आपने कितना एंगल रोटेट कर दिया इसको, थीटा। अगर आपने मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया है तो नॉर्मल भी तो रोटेट हो जाएगा। अब आप खुद सोचो बेटा, पहले दो लाइंस ऐसे थी परपेंडिकुलर, फिर आपने एक लाइन को ऐसे मोड़ दिया तो जो उसकी परपेंडिकुलर है वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो अगर आपने इस लाइन को थीटा मोड़ा तो उसकी परपेंडिकुलर भी कितना मुड़ेगी, थीटा। ये तो मैथ्स का रूल है भाई। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अभी याद रखें कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, नॉर्मल और मिरर दो परपेंडिकुलर लाइंस की जैसे है ना, तो अगर आपने मिरर को थीटा जोड़ा तो मिरर को थीटा एंगल मोड़ दिया तो नॉर्मल भी कितना एंगल मोड़ जाएगी, थीटा थीटा थीटा। तो देखो अब मैं नॉर्मल बनाने वाला हूं, नया नॉर्मल। जब न्यू पोजीशन ऑफ मिरर आ गया थीटा, तो यहां से न्यू पोजीशन ऑफ नॉर्मल भी ड्रॉ की जाएगी। देखो ये देखो भाई, देखो देखो देखो, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ नॉर्मल एन डैश। अच्छा मिरर थीटा रोटेट हुआ है तो ये भी कितना रोटेट हो गई बेटा, थीटा। अब इंसिडेंट रे तो वही की वही है ना, लेकिन क्योंकि नॉर्मल ही खिसक गया तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नया बन जाएगा। देखो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देखें 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 बच्चों, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक की एंगल, ये नया एंगल है, नया एंगल। दिस इज न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर रोटेटिंग मिरर। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां से लेके यहां तक एंगल ऑफ इंसिडेंस था और यहां से लेके यहां तक थीटा है, तो ये टोटल एंगल होगा आई प्लस थीटा। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटा, आई प्लस थीटा। भाई जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमें तो पता है, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे मुड़ेगी कि उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए। तो देखो न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आएगी, अब नया पोजीशन रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे मुड़ जाएगी बेटा, ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे। दिस इज आर आर डैश, न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और ये वही एंगल बनाएगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो नई पोजीशन ऑफ नॉर्मल से ये एंगल भी कितना होगा बेटा, आई प्लस थीटा। समझे इस बात। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गई, तो ओरिजिनल पोजीशन से नई पोजीशन तक कितना एंगल रोटेट की है, एक्स, यही तो निकालना है। दिस इज द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें ये पता करना है कि अगर हमने थीटा एंगल रोटेट किया है, किसको रोटेट किया बेटा, थीटा एंगल, किसको रोटेट किया, थीटा एंगल, हमने थीटा एंगल रोटेट किया है मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी ये निकालना है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रही है एक्स एंगल, एक्स एक्स एक्स, पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन पे आ गई ना रिफ्लेक्टेड रे, एक्स। ये एक्स कितना है बेटा, यही निकालना है। अब ये एक्स कैसे निकालें, कैसे निकालें, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ, ध्यान से देखो कैसे ज्योमेट्री लगाएंगे, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। आप अगर ध्यान से देखो तो क्या ये देखो, आप ये वाला एंगल पता है क्या आपको बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नई पोजीशन ऑफ नॉर्मल से पुरानी पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। देखो ये एंगल पता कर सकते हो आप, देखो ये टोटल एंगल कितना है बेटा, आई 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 आई। पुरानी नॉर्मल से पुरानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आई है, और पुरानी नॉर्मल से नई नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है, थीटा है, थीटा है। तो नई नॉर्मल से पुरानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। देखो देखो देखो, अरे भाई ये आपकी पुरानी नॉर्मल है एन, ये आपका नया नॉर्मल है एन डैश, और बेटा ये आपका पुराना रिफ्लेक्टेड रे है। पुराना नॉर्मल और पुराने रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आई है, पुरानी नॉर्मल और नई नॉर्मल के बीच में एंगल जो है वो कितना है बेटा, थीटा है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, पुरानी नई नॉर्मल और पुरानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये होगा आई माइनस थीटा। देखो आई में से थीटा माइनस होगा ना, तो ये बचेगा आई माइनस थीटा। मतलब मुझे ये एंगल पता चल गया, दिस एंगल इज आई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो तो आप x निकाल सकते हो बेटा, कैसे 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 कैसे, ध्यान से देखो देखो देखो, ये आपकी नई नॉर्मल थी एन डैश, ये आपका पुराना रिफ्लेक्टेड रे है आर आर, ये एंगल हमें पता चल गया आई माइनस थीटा, और ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है आर आर डैश। अच्छा पुराना और न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालना है विच इज एक्स,
और आपको यहाँ पे दिया है ये एंगल, ये एन डैश है, नई नॉर्मल और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो है वो कितना है बेटा, ध्यान से देखो, आई प्लस थीटा। तो अगर आपको एक्स निकालना है तो आपको ये एंगल पता है आई प्लस थीटा, ये एंगल पता है आई माइनस थीटा। तो इस पूरे एंगल में से आप आई माइनस थीटा को माइनस कर दो तो एक्स आ जाएगा। मतलब एक्स आप लिख सकते हो बेटा कितना, ध्यान से देखो, ये एक्स निकालना है तो आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा माइनस कर दो तो ये बचा हुआ एंगल मिलेगा जो कि एक्स है। तो x निकाल सकते हैं हम, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो वो कितना आ जाएगा बेटा, i प्लस थीटा में से किसको घटा दो, i माइनस थीटा। तो देखो क्या बचेगा बेटा, i प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस थीटा। तो i और i कैंसिल, तो x की वैल्यू आई 2 थीटा। और ध्यान से देखो हमने मिरर को कैसे रोटेट किया था, क्लॉकवाइज। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी कैसा घूम गई, क्लॉकवाइज। देखो ये भी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर आप मिरर को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सेम सेंस में घूमेगा। और अगर आप थीटा घुमाओगे तो 2 थीटा घूमेगा, डबल घूमता है, डबल। जितना आप मिरर को घुमाते हो ना उसका डबल घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख भी सकते हैं बेटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिख लो, इफ वी रोटेट the mirror if we rotate the mirror by theta, then reflected ray will rotated by angle 2 theta, डबल घूमेगा, डबल। और कैसा घूमेगा, इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। जिस सेंस में आपका मिरर घूमेगा उसी सेंस में, अगर मिरर क्लॉकवाइज घूमेगा तो 2 थीटा भी क्लॉकवाइज होगा, मिरर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 2 थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ध्यान रखेंगे बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप मिरर को रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या असर होता है, और जब आप इंसिडेंट रे को रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या असर होता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले मैं समझा देता हूँ। इंसिडेंट रे आ रहा था नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल पर है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। और आपसे बोला गया है कि मैं मिरर को कितना घुमाऊं ताकि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने ये पढ़ा है रोटेशन ऑफ मिरर में कि आप जितना मिरर घुमाएंगे उसका डबल कौन घूमता है, रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों सेम सेंस में घूमते हैं। तो पहले ये चेक करो कि आपको रिफ्लेक्टेड रे कितना घुमाना पड़ेगा। देखो हॉरिजॉन्टल करने का तरीका क्या है कि भाई रिफ्लेक्टेड रे अभी ऐसी है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसी हो जाए, तभी तो हॉरिजॉन्टल मानी जाएगी जब ऐसी हो जाएगी अलोंग द मिरर, क्योंकि मिरर तो हॉरिजॉन्टल ही था। अब मिरर को कितना घुमाए कि जहां पे पहले मिरर था वहां रिफ्लेक्टेड रे आ जाए, तो मिरर को घुमाना पड़ेगा। अब सोचो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करना रिफ्लेक्टेड रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमना चाहिए, ये 30 है, ये टोटल 90 है, तो ये कितना बचा 60। और कैसे घूमना चाहिए, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो वो कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर रिफ्लेक्टेड रे टू बिकम हॉरिजॉन्टल, for reflected ray to become horizontal, it must rotated by 60 degree, 60 degree क्लॉकवाइज। तो कैसे घूमना चाहिए, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप खुद सोचो, अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा। आपको पता है जितना मिरर घूमेगा थीटा उसका डबल घूमेगा 2 थीटा, कौन, रिफ्लेक्टेड रे। या आप ऐसा बोलो
जितना रिफ्लेक्टेड रे को घुमाना है उसका आधा किसको घुमाना पड़ेगा, मिरर को। और जिस सेंस में आपका मिरर घूमता है उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे घूमता है। अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो मिरर भी कैसा घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मिरर एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे, एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे डिवाइड बाई 2, क्योंकि जितना एंगल रोटेट करेगी रिफ्लेक्टेड रे उसका हाफ रोटेशन चाहिए एंगल ऑफ मिरर को। तो देखो बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर कितना आ जाएगा, एंगल रोटेट बाई रिफ्लेक्टेड 60 डिग्री अपॉन 2, और किस सेंस में, क्लॉकवाइज। तभी तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी तो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इसका आंसर है बेटा कितना, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या, कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये तो आपका एक आंसर हो गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपको ये सवाल आएगा ओलंपियाड वगैरह में या एनटीएससी में, तो हो सकता है कि आपको ये आंसर ऑप्शन में ही ना मिले, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसके मल्टीपल करेक्ट आंसर हो, तो आपके एक आंसर सही नहीं होगा, इसमें एक और आंसर है, इसका 2 आंसर सही होगा। तो आप ये सोचो ये आंसर नहीं होगा तो दूसरा होगा ऑप्शन, और नहीं तो फिर अगर दोनों होंगे तो दोनों सही होंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा आंसर कैसे लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे ये चाहता है, उसने ये तो कहा ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टल को क्लॉकवाइज से हो या एंटी क्लॉकवाइज से। अरे भाई, रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल तो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कौन सा दूसरा तरीका, सेकंड ऑप्शन से, सेकंड जो इसका आंसर है वो सुनो, एक और आंसर हो जाएगा। भाई ये आपका मिरर था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये नॉर्मल था, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे था, ये इंसिडेंट रे था, और ये एंगल 30 डिग्री था। आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हो कि मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमे। आप रिफ्लेक्टेड रे को ये 30 डिग्री घुमाओ, फिर ये 90 घुमाओ, मतलब टोटल 120 डिग्री घुमाओ। कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 120 डिग्री घूमने के बाद ऐसी हो जाएगी, तब भी तो ये हॉरिजॉन्टल हुई ना, तब भी तो हॉरिजॉन्टल हुई। अब अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपका मिरर भी कैसा घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और कितना घूमना चाहिए, ऑब्वियसली बात है जो हमने पहले लिखा, जितना एंगल मिरर घूमेगा उसका आधा, उसका डबल कौन घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे। या इसका उल्टा बोलो, जितना रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी उसका आधा मिरर को घुमाना पड़ेगा, और सेम सेंस में घुमाना पड़ेगा। अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मिरर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो मिरर भी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आंसर अभी भी मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, हम इसको हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं दूसरे तरफ रोटेट कराकर, एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमने उसको क्लॉकवाइज करके रोटेट कराया, अब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे 120 डिग्री, तो ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, कि जो इसका दूसरा आंसर है उसमें आप लिख सकते हो एंगल रोटेटेड बाय मिरर, तो एंगल रोटेटेड बाय मिरर इज इक्वल्स टू एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे 120 डिग्री डिवाइड बाय 2। लेकिन अब कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो दूसरा आंसर है, सेकंड आंसर है, वो हो जाएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चों, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपको हो सकता है कि ऑप्शन में 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया जाए, या 30 डिग्री क्लॉकवाइज दिया जाए, या दोनों दिया जाए। अगर एक कोई दिया गया है तो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन सही आता है ना, उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो आपको हाईयर लेवल पर मिलेगा। तो हाईयर लेवल पे जरूर पूछा जा सकता है, दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है ना, तो इस बात का ख्याल रखना। आई होप आपको रोटेशन ऑफ मिरर भी क्लियर होगा, और रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे भी क्लियर होगा, और दोनों का इफेक्ट रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन पे कैसे पड़ता है ये भी क्लियर होगा।
और इस टाइप के छोटे छोटे सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो बड़े ही आसानी से आप इनको बता सकते हैं। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट